नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। बच्चों, नई कहानी के साथ आज एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। कहानी सुनने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आगे आप और कौन कौन सी और या किससे संबंधित कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देश देव समान था। बच्चों, हमारे देश में एक से एक ज्ञानी, ऋषि मुनि, महात्मा हुए। उनमें से चाणक्य का नाम आप सबने सुना होगा। आज मैं आपको महामंत्री चाणक्य की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है आचार्य का मेहमान। बात उन दिनों की है जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और आचार्य चाणक्य महामंत्री थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु भी थे और उन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सत्ता प्राप्त की थी। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में मशहूर थे। उन्हीं दिनों एक चीनी यात्री भारत आया। भारत के अलग अलग भागों में घूमता फिरता जब वह पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी इच्छा महामंत्री आचार्य चाणक्य से मिलने की हुई। बिना आचार्य चाणक्य से मिले उसे अपनी भारत यात्रा अधूरी सी महसूस हो रही थी। इसलिए आचार्य चाणक्य के निवास की खोज में वह निकल पड़ा। पाटलिपुत्र में सुबह घूमते फिरते वह गंगा के किनारे पहुंचा और वहां किसी आदमी से आचार्य चाणक्य के निवास स्थान का पता मालूम करने की बात भी सोचने लगा। तभी उसने गंगा के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा जो स्नान करके अपनी धोती धो रहा था। वह सांवले रंग का एक साधारण सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके लौटने की प्रतीक्षा में चीनी यात्री एक तरफ खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने धोती धोकर अपने घड़े में पानी भरा और वहां से चल दिया। चीनी यात्री ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को भारतीय शैली में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मैं चीन का निवासी हूँ, भारत में बहुत घूमा हूँ। अब यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनके निवास स्थान का पता बता सकेंगे? बूढ़े आदमी ने चीनी यात्री का प्रणाम स्वीकार करके उसे आशीर्वाद दिया। फिर उस पर एक नज़र डालते हुए बोला, अतिथि की सहायता करके मुझे बड़ी खुशी होगी। आप कृपया मेरे साथ चलें। इसके बाद आगे आगे वह व्यक्ति और पीछे पीछे चीनी यात्री एक ओर चल दिए। वह रास्ता नगर की ओर न जाकर जंगल की ओर जा रहा था। चीनी यात्री को आशंका हुई कि यह बूढ़ा आदमी कहीं उसे किसी गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा है। फिर भी उसकी नाराजगी के डर से वह कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर इतनी गंभीरता और तेज था कि चीनी यात्री उसके सामने अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की भी भली भांति जानकारी थी कि भारत में अतिथियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। पूरे देश में आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का इतना दबदबा है कि कोई व्यक्ति यहाँ अपराध करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति तो निश्चिंत था। वह यही सोच रहा था कि आचार्य चाणक्य का निवास स्थान शायद नगर के दूसरे छोर पर होगा और वहां पहुंचने के लिए कोई छोटा रास्ता होगा। बूढ़ा आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ काफी तेजी से चल रहा था। चीनी यात्री को उसके साथ चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए धीरे धीरे वह पिछड़ने लगा। बूढ़ा आदमी चीनी यात्री की इस मजबूरी को समझ गया, इसलिए उसने अपनी गति काफी कम कर दी और अब चीनी यात्री आराम से उसके साथ साथ चलने लगा। रास्ते में उनकी बातचीत भी बहुत कम हुई। खामोशी से ही दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी एक आश्रम के नज़दीक पहुंचा, जहां चारों ओर पूरी तरह से शांति थी। तरह तरह के पेड़ और फूल पत्तियों से आश्रम घिरा हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचकर रुका और चीनी यात्री को वहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर अंदर चला गया। चीनी यात्री सोचने लगा कि यह आदमी शायद इसी आश्रम में रहता होगा और अब पानी का घड़ा
और भीगे वस्त्र अंदर रखकर वह कहीं आगे चलेगा। कुछ ही क्षणों के बाद चीनी यात्री के कानों में आवाज आई, महामंत्री चाणक्य अपने अतिथि का स्वागत करता है, पधारिए महाशय। चीनी यात्री ने नजरें उठाई तो देखता ही रह गया। वही बूढ़ा आदमी आश्रम के द्वार पर खड़ा उसका स्वागत कर रहा है। उसके मुंह से आश्चर्य से निकल पड़ा, हाँ महाशय। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ही महामंत्री चाणक्य हूँ और यही मेरा निवास स्थान है। आप निश्चिंत होकर आश्रम में पधारें। चीनी यात्री ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके मन में यह शंका बनी रही कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। वह इस बात पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा था कि इतने बड़े देश का महामंत्री इतनी सादगी का जीवन बिताता होगा। अकेले ही नदी पर पैदल नहाने जाना, फिर स्वयं अपने कपड़े धोना, अपने लिए पानी का बर्तन भरकर लाना और बस्ती से दूर इस आश्रम में निवास करना, यह सब आचार्य चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति की दिनचर्या है। इस पर चीनी यात्री को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आश्रम में इधर उधर देखा। साधारण किस्म का सामान था। एक कोने में उपलों का ढेर लगा था, कपड़े सुखाने के लिए ऊपर बांस टंगा था, दूसरी तरफ मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा रखा था। कहीं कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। आचार्य चाणक्य ने चीनी यात्री को अपनी कुटिया में ले जाकर आदर के साथ एक आसन पर बैठाया और स्वयं उसके सामने दूसरे आसन पर बैठ गए। चीनी यात्री के चेहरे पर बिखरे हुए भावों को समझते हुए आचार्य को देर नहीं लगी। वो बोले, महाशय, आप शायद यह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस विशाल साम्राज्य का महामंत्री मैं ही हूँ और यह आश्रम ही महामंत्री का निवास है। विश्वास कीजिए कि ये दोनों बातें सच हैं। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप इन दिनों भारत में हैं, जहाँ कर्तव्य पालन को महत्व दिया जाता है। यदि आपको राजसी ठाट बाट देखने हैं तो आप सम्राट के निवास स्थान पर जाएं। राज्य का स्वामी और उसका प्रतीक सम्राट होता है, महामंत्री नहीं। आचार्य की बातें सुनकर चीनी यात्री को मन ही मन अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। उसने बेकार ही आचार्य और उसके निवास स्थान के बारे में शंका की। आचार्य की बातें सुनकर चीनी यात्री को मन ही मन अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। वह सोचने लगा, बेकार ही आचार्य और उसके निवास स्थान के बारे में मैंने शंका की। संयोग से उसी समय वहाँ सम्राट चंद्रगुप्त अपने कुछ कर्मचारियों के साथ आ गए। उन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श किए और कहा, देव, राजकार्य के संबंध में आपसे कुछ सलाह करना था, इसीलिए मैं आया हूँ। आचार्य चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उस संबंध में हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी तो तुम हमारे अतिथि से मिलो। यह चीनी यात्री हैं, इन्हें तुम अपने राजमहल में ले जाओ, इनका भली भांति स्वागत करो और शाम को भोजन के बाद इन्हें मेरे पास लाना, तब इनसे बातें करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य को प्रणाम करके चीनी यात्री को अपने साथ लेकर लौट गए। शाम को सम्राट चीनी यात्री को साथ लेकर फिर से आचार्य के आश्रम में पहुंचे। उस समय आचार्य किसी राजकीय विषय पर सोच विचार करते हुए कुछ लिखने में व्यस्त थे। सामने ही एक दीपक जल रहा था। दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया और एक और पीछे आसन पर बैठ गए। आचार्य चाणक्य ने अपनी लेखन सामग्री एक ओर रख दी और जलते हुए दीपक को बुझाकर पास ही रखा दूसरा दीपक जला दिया। इसके बाद चीनी यात्री से बोले, महाशय, हमारे देश में आप काफ़ी घूमे फिरे हैं, कैसा लगा आपको हमारा देश? चीनी यात्री ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, आचार्य, मैं इस देश के वातावरण और निवासियों से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अनेक विचित्र बातें देखी जो मेरी समझ से परे हैं। विचित्र बातें? कौन सी? बड़े प्रेम से आचार्य ने पूछा। उदाहरण के लिए सादगी की ही बात ली जा सकती है। इतने बड़े देश के महामंत्री का भी जीवन इतनी सादगी से भरा होगा, इसकी तो कल्पना भी हम विदेशी नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ झिझकते हुए चीनी यात्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अभी अभी एक और विचित्र बात मैंने देखी है आचार्य, आज्ञा हो तो कहूँ? अवश्य कहो मित्र, आपका संकेत कौन सी विचित्र बात की ओर है? आचार्य ने पूछा। चीनी यात्री ने कहा, अभी जब हम यहाँ आए थे तो आप एक दीपक की रोशनी में कुछ काम कर रहे थे।
हमारे आने के बाद आपने उस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। मुझे तो ये दोनों ही दीपक लगभग एक जैसे लग रहे थे। फिर एक दीपक को बुझाकर दूसरे को जलाने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। आचार्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें ना तो कोई रहस्य है, न ही विचित्र बात। इन दो दीपकों में से एक में राजकोष का तेल है और दूसरे में मेरे अपने परिश्रम की आमदनी से खरीदा गया तेल है। जब आप लोग यहाँ आए थे तब मैं कुछ राज कार्य कर रहा था, इसलिए उस समय राजकोष के तेल वाला दीपक जल रहा था। इस समय मैं आप लोगों से व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, इसलिए इस समय राजकोष के तेल वाला दीपक जलाना उचित और न्यायसंगत नहीं है। इसीलिए मैंने उस दीपक को बुझाकर अपनी आमदनी के तेल वाला दीपक जला दिया। आचार्य की बातें सुनकर चीनी यात्री दंग रह गया। बोला, धन्य हो आचार्य, भारत की प्रगति और उसके विश्वगुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया। जब तक यहाँ के लोगों का चरित्र इतना ही उन्नत और महान बना रहेगा, तब तक इसकी प्रगति को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इस महान देश की यात्रा करके और आप जैसे महान व्यक्तियों से मिलकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। देखा बच्चों, आचार्य चाणक्य कितने बुद्धिमान, कितने प्रखर, विश्व प्रसिद्ध थे, किंतु उनका जीवन कितना सादगी भरा था। तो इसके साथ ही साथ आपको इस कहानी से क्या सबक मिली, ये भी मैं बताना चाहूँगी। तो बच्चों, कभी भी अपने व्यक्तिगत या निजी कार्य के लिए किसी राजकीय संसाधन का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे आप और किस किस से संबंधित कहानियाँ सुनना चाहेंगे, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।